हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1501। सेलेस्ट काफी देर तक चुप रहीं। इस क्षण उनके दिमाग में बहुत सारे विचार दौड़ रहे थे। कोई और नहीं जान सकता था कि साहिल 30 साल की उम्र में इटर्नल बन गया। अन्यथा यह उसकी माइंड पावर को उजागर करने से भी अधिक गंभीर होगा। यह आदमी रहस्यों से भरा था। यदि उसका कोई भी रहस्य अनजाने में प्रकट हो गया तो वह अनगिनत लोगों को चौंका देगा। यहाँ तक कि सेलेस्ट भी साहिल के बारे में और जानना चाहती थी। हालांकि लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह जानती थी कि क्या पूछना है और क्या नहीं। अब से तुम्हें साहिल की उम्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, समझी? यहाँ तक कि अपनी मास्टर नोवा को भी नहीं, सेलेस्ट ने अचानक और गंभीरता से कहा। क्यों सेलेस्ट? सैंडी ने पूछा। वह छोटी थी, उसका अनुभव कम था और वह मासूम थी। इसके अलावा वह लूथर फैमिली की छत्रछाया में पली बड़ी थी। इस कारण से उसने कभी नहीं देखा था कि बाहर के लोग कितने कुटिल हो सकते हैं। वह सेलेस्ट की बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए। हालांकि अन्य लोग भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, लेकिन वे कम से कम सामान्य कारण समझ सकते थे। तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा कि क्यों। अभी तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि अगर दूसरों को साहिल की उम्र का पता चला तो यह उसके लिए बहुत मुसीबत लाएगा। वह अपनी वर्तमान ताकत से इन मुसीबतों को हल नहीं कर सकता और वह नुकसान में रहेगा। ये सुनकर कि इससे साहिल के लिए मुसीबत खड़ी होगी, वहां मौजूद सभी महिलाएं तुरंत घबरा गईं। सेलेस्ट, चिंता न करें, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, निश्चिंत रहें सेलेस्ट, हम साहिल के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सबने कहा, ठीक है, ये सिर्फ उसकी उम्र की बात नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि साहिल के बारे में कुछ भी न कहा जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में भी नहीं, और यह भी नहीं कि तुम लोग एक ही जगह से हो। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक साहिल और मजबूत न हो जाए और किसी से डरे नहीं, उसके बाद ही तुम लोग अपने रिश्ते की घोषणा करना, समझी? समझ गए सेलेस्ट, ठीक है, तुम लोग अपनी बातचीत जारी रखो, मुझे साहिल से बात करनी है। बोलने के बाद सेलेस्ट उठी और आंगन से बाहर चली गईं। उन्हें साहिल को भी याद दिलाना था। उन्हें उसे बताना था कि जब तक वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा लेता तब तक उसे लो प्रोफाइल बनाए रखनी चाहिए। उसे अपनी उम्र या माइंड पावर दोनों को प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से प्रत्येक स्टार किंगडम में एक बड़ा भूकंप ला सकता है। भले ही वह स्टार मैंशन में शामिल हो जाए, फिर भी उसे लो प्रोफाइल रखनी होगी। अन्यथा तब तक स्टार मैंशन भी शायद उसकी रक्षा न कर पाए। सेलिना और अन्य लोगों ने सेलेस्ट की पीठ की ओर देखा और उन्हें जाते हुए देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सेलेस्ट की बातों को दिल से लगा लिया, क्योंकि यह स्टार किंगडम में साहिल की सुरक्षा के बारे में था। इसलिए उन्हें इसके बारे में अधिक सावधान रहना था। सब लोग, आपने सेलेस्ट को सुना। अब से साहिल के बारे में सब कुछ गुप्त रखा जाना चाहिए और प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा यह उसे खतरे में डाल देगा। तब तक हम ही वे होंगे जिन्होंने उसे मार डाला होगा, सेलिना ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया और सहमति जताई कि वे समझ गए हैं। दूसरी तरफ नोवा इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी एरिया में गईं। यह विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए समर्पित स्थान था। जो यहाँ रुक सकते थे वे सभी इरिडेसेंट सेक्ट के सम्मानित अतिथि थे। एक सेंट के रूप में नेक को स्टार किंगडम की किसी भी ताकत के पास जाने पर उच्चतम स्तर का उपचार मिलता। साहिल यहाँ सेलेस्ट के आदेश के कारण रुक पाया था, क्योंकि वह इरिडेसेंट सेक्ट की एक एल्डर थी। जब नोवा कमरे के पास से गुजरी तो उन्हें अंदर 7 फेरीज के नाचने की आवाज सुनाई दी। इसलिए उन्हें लगा कि नेक अंदर है। आखिरकार नेक ने इस अवधि के दौरान समय समय पर 7 फेरीज को अपने लिए प्रदर्शन करने के लिए कहा था। वह उनमें से 2 को अपनी कॉन्क्यूबाइंस बनाने के लिए वापस ले जाना चाहता होगा। हालांकि भले ही सेंट नेक 7 फेरीज में से एक को ले जाना चाहता था, फिर भी उसे इरिडेसेंट सेक्ट के नियमों का पालन करना था। नोवा ने कमरे में कदम रखा। सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह नेक नहीं बल्कि एक युवक था। वह उलझन में थी। यह युवक कौन है? मुझे उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। और वह वीआईपी एरिया में कब आया? अध्याय 1502। मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? क्या नेक ही वीआईपी एरिया में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है? यह युवक कब आ गया? जब नोवा कमरे में दाखिल हुई तो साहिल ने भी उन्हें तुरंत देख लिया। नोवा को पहली बार देखते ही साहिल के दिल में एक झटका लगा। ये सेलेस्ट के बराबर की एक पावर हाउस थी। साहिल को यहाँ तक महसूस हुआ कि वह सेलेस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। जैसा कि एक हाई लेवल सिविलाइजेशन से अपेक्षित था, यहाँ बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं थीं। कोई भी महिला जो अचानक प्रकट होती वह उसे तुरंत मार सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में लो प्रोफाइल रखनी होगी। इसने साहिल को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अधिक उत्सुक बना दिया। साहिल के पास एक और महिला थी। वह मिडिल एजेड अटेंडेंट थी जो इस पूरे समय उसकी सेवा कर रही थी।
उसके यहाँ होने का कारण ये था कि वह साहिल के अनुरोध का जल्द से जल्द जवाब दे सके और समय पर उनसे मिल सके। जैसे ही उसने नोवा को अंदर आते देखा, मिडिल एजड अटेंडेंट जल्दी से आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक सलाम किया। प्रणाम लेडी ड्रीम। 7 फेरीज ने भी नोवा के सामने घुटने टेकने के लिए तुरंत प्रदर्शन करना बंद कर दिया। प्रणाम लेडी ड्रीम, नोवा ने सपाट लहजे में कहा। तुम लोग उठ सकती हो। धन्यवाद लेडी ड्रीम। मिडिल एजड अटेंडेंट और 7 फेरीज के सम्मानपूर्वक बोलने के बाद वे उठी और एक तरफ हट गईं। इस समय साहिल भी खड़ा हो गया और उसने नोवा की ओर देखा। पता चला कि वह इरिडेसेंट सेक्ट की हेड थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत एल्डर सेलेस्ट से बहुत अधिक थी। ये सामान्य था कि हेड एल्डर से अधिक शक्तिशाली हो। प्रणाम लेडी ड्रीम, साहिल ने विनम्रता से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? तुम इरिडेसेंट सेक्ट में क्यों हो? नोवा ने सीधे पूछा। ये सुनकर साहिल स्पष्ट रूप से चकित रह गया। क्या सेलेस्ट उनसे मिलने नहीं गई थी? मुझे लगा कि वह यहाँ सिर्फ मुझे ढूंढने आई हैं। हालांकि मिलते ही उन्होंने ऐसा सवाल पूछा। ऐसा लगता है कि सेलेस्ट ने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया। तो वह यहाँ क्यों हैं? हालांकि साहिल उलझन में था, फिर भी उसने बहुत विनम्र लहजे में उत्तर दिया। लेडी ड्रीम, मेरा नाम साहिल है और मैं सेलेस्ट के साथ आया हूँ। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह किसी और के इलाके में था। साहिल चाहकर भी बल प्रयोग नहीं कर सकता था। एल्डर रेड, नोवा ने पूछना जारी रखा। बिल्कुल, तो तुम एल्डर रेड के अतिथि हो। तुम जो कर रहे हो उसे जारी रखो। मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नोवा के बोलना खत्म करने के बाद वह साहिल को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना मुड़ी और चली गई। चूंकि वह एल्डर रेड का अतिथि था, नोवा को और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अभी भी नेक को ढूंढने जाना था। उन्हें लगा कि नेक यहाँ है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह नहीं था। वह बाद में साहिल की पहचान के लिए एल्डर रेड से पूछ सकती थी। नोवा यहाँ समय बर्बाद भी नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगाया कि साहिल किसी निश्चित शक्तिशाली ताकत का डायरेक्ट डिसेंडेंट होना चाहिए और वह बहुत महत्वपूर्ण भी था। अन्यथा वह एक बिगिनर रूलर रैंकर के रूप में वीआईपी एरिया में प्रवेश करने और इरिडेसेंट सेक्ट में उच्चतम स्तर की सेवा का आनंद लेने में सक्षम नहीं होता। नोवा आई और बहुत जल्दी चली गईं। उनके कार्यों ने साहिल, मिडिल एजड अटेंडेंट और 7 फेरीज को भ्रमित कर दिया। यह क्या है? वह अंदर आई, 2 सवाल पूछे और चली गईं। अध्याय 1503। नोवा के जाने के बाद मिडिल एजड अटेंडेंट ने 7 फेरीज को अधूरा कार्यक्रम जारी रखने का इशारा किया। हालांकि जब वे जारी रखने वाली थीं, साहिल ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग थक गई होगी, इसलिए जारी रखने की जरूरत नहीं है। अब जाकर आराम करो। नोवा की अचानक घुसपैठ के बाद साहिल की भूख मर गई थी। शो देखने के मूड की तो बात ही छोड़िए। 7 फेरीज अनिच्छुक थीं और उनमें से कुछ जाना नहीं चाहती थीं। वे अभी भी साहिल की नज़रों में आना चाहती थीं। जैसे ही वे कमरे के बीच में खड़ी हुईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुकें या जाएं। अंत में उन्होंने मिडिल एजड अटेंडेंट की ओर देखा। मिडिल एजड अटेंडेंट स्वाभाविक रूप से समझ गई कि 7 फेरीज क्या सोच रही थीं। साहिल जैसा युवक नेक जैसे मिडिल एजड मैन की तुलना में अधिक आवेगी था। वे अपनी पसंद की किसी चीज़ को पाने के लिए कोई भी साधन ढूंढ लेते। यदि साहिल 7 फेरीज में से एक को ले जाता तो अटेंडेंट को भी इससे लाभ होता। मास्टर साहिल, उनका शो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कृपया उन्हें जारी रखने दें, अन्यथा वापस जाने पर उन्हें डांट पड़ेगी, मिडिल एजड अटेंडेंट ने कहा। तो जारी रखो। साहिल बैठ गया और उदासीनता से कहा, दूसरों के लिए चीजें आसान बनाना खुद के लिए भी चीजें आसान बनाना होगा। वह इतना निर्दयी भी नहीं था। हालांकि साहिल अब उन्हें देखने के मूड में नहीं था, बल्कि सोच रहा था कि इरिडेसेंट सेक्ट की हेड इतनी अचानक अंदर क्यों आई और क्यों चली गईं। नोवा कमरे से बाहर निकली और सीधे वहां गई जहां नेक रुका था। ये शानदार आंगन उस जगह से कहीं बेहतर था जहां सेलिना और अन्य लोग रहते थे। नोवा वहां पहुंचने के बाद दरवाजा सीधे धक्का देकर अंदर नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, लॉर्ड सिमंस, क्या आप अंदर हैं? मैं आपसे कुछ चर्चा करने आई हूं। आखिरकार यह एक सेंट का निवास था, भले ही वह इरिडेसेंट सेक्ट के क्षेत्र में था। हेड के रूप में नोवा ने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। उनके बोलना खत्म करने के बाद उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी, आंगन से नेक की आवाज सुनाई दी, कृपया अंदर आएं, लेडी ड्रीम। नोवा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और आंगन में प्रवेश किया। इस समय नेक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। प्रणाम लॉर्ड सिमंस। नोवा आगे बढ़ी और विनम्रता से अभिवादन किया। क्या बात है लेडी ड्रीम, क्या सेलेस्ट वापस आ गई है? नेक ने पूछा। लॉर्ड सिमंस, आप बहुत चतुर हैं। वास्तव में एल्डर रेड वापस आ गई हैं। तो वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या वह किसी बात से डरी हुई है? लॉर्ड सिमंस, आपने गलत समझा।
एल्डर रेड अभी वापस आई हैं और अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से स्पष्टीकरण देने आई हूँ। तो बात क्या है, मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। नेक स्पष्ट रूप से नाखुश था। सेलेस्ट वापस आ गई थी लेकिन उसने उससे मिलने आने से इनकार कर दिया था। क्या इसका मतलब यह था कि वह उसे नीचा दिखा रही थी? लॉर्ड सिमंस, देखिए, नोवन ने नेक को वही दोहराया जो सेलेस्ट ने उन्हें बताया था। अंत में उन्होंने जोड़ा, लॉर्ड सिमंस, इस मामले की पुष्टि रेप्यूटेबल एल्डर द्वारा की गई है, यानी एल्डर रेड की मास्टर एरा द्वारा, इसलिए इसमें किसी भी झूठ का कोई जोखिम नहीं है। नोवा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद नेक चुप हो गया। वह ऐसी स्थिति की संभावना के बारे में सोच रहा था। अंतिम निष्कर्ष ये था कि यह वास्तव में संभव था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से सेलेस्ट को अपना वर्जिनिटी खोते हुए नहीं देखा था। माइंडसीड केवल महसूस कर सकते थे, लेकिन वे असली आंखों का विकल्प नहीं थे। सेलेस्ट ने शायद एक कल्पना में अपना कौमार्य खो दिया होगा, जिससे उसके द्वारा रोपे गए माइंडसीड को गलती से लगा कि उसने वास्तविक जीवन में अपना कौमार्य खो दिया है। इसके अलावा नोवा के अनुसार इस मामले की पुष्टि सेलेस्ट की मास्टर एरा ने की थी। उस स्थिति में यह वास्तविक होना चाहिए। अध्याय 1504। लेकिन सेलेस्ट मुझसे मिलने आने से इनकार क्यों कर रही है? क्या इसलिए कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि मैंने उस पर एक माइंड सीड रोपा है? मैं, नेक सिमंस, एक सेंट हूँ। मैंने तुम पर माइंड सीड रोपा क्योंकि मैं तुम्हें महत्व देता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी टीचर को पता चल गया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा? जब तुम सिर्फ एक एटर्नल हो तो तुम्हारी इसके बारे में कोई राय रखने की हिम्मत कैसे हुई? नेक इस बात से नाराज था कि सेलेस्ट उससे मिलने नहीं आई। ओह लेडी ड्रीम, क्या आप कह रही हैं कि एल्डर रेड ने अपना कौमार्य नहीं खोया और उनके साथ केवल कल्पना में किसी के द्वारा बलात्कार किया गया था? नेक ने पूछा। यही मामले की सच्चाई है, नोवा ने उत्तर दिया। तो फिर सेलेस्ट मुझसे मिलने क्यों नहीं आएगी? लॉर्ड सिमंस, जैसा कि मैंने कहा है, एल्डर रेड अभी वापस आई हैं और अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। सच में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला वैसा नहीं है। अगर सेलेस्ट ने अपना कौमार्य नहीं खोया है तो मुझे उसकी जांच करने दें, अन्यथा आप मुझसे विश्वास करने की उम्मीद कैसे करती हैं? नेक ने उदासी से कहा। भले ही नोवा ने जो कहा वह सच था, वह ये स्वीकार नहीं करता कि उसने गलती की थी। ये तब तक था जब तक कि वे उसे खुद सेलेस्ट की जांच न करने दें। यदि उसने वास्तव में इसे नहीं खोया था तो नेक अपनी गलती स्वीकार करेगा और उसी के अनुसार माफी मांगेगा। नेक की राय में सेलेस्ट के कट्टर स्वभाव को देखते हुए यह बिल्कुल असंभव था कि वह उसे अपने शरीर की जांच करने देने के लिए सहमत हो जाए। इस मामले में वे इस मामले के परिणाम को निर्धारित करने में सक्षम नहीं होंगे। उसके पास जिम्मेदारी से बचने के अपने कारण भी थे। लॉर्ड सिमंस, क्या आप हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते? नोवा ने भौहें सिकुड़नी और कुछ नाराजगी के साथ पूछा। सेलेस्ट ने नेक से मिलने आने से इनकार कर दिया था, तो वह उसकी जांच के लिए कैसे सहमत होगी? यहाँ तक कि नोवा भी इसकी अनुमति नहीं देती, सेलेस्ट की तो बात ही छोड़िए। किसी पुरुष को ये जांचने देना कि किसी महिला ने अपना कौमार्य खोया है या नहीं, यह एक बड़ा अपमान होगा। यदि नोवा ने वैसा ही किया जैसा नेक ने कहा था, तो इरिडेसेंट सेक्ट पूरी तरह से अपमानित हो जाएगा। भले ही नेक एक सेंट था, वह इरिडेसेंट सेक्ट को कुचलने के योग्य नहीं था। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे बस ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह, सेलेस्ट, अभी भी एक कुंवारी है जैसा कि आपने कहा। उसके बाद मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी लूंगा और उसी के अनुसार माफ़ी मांगूंगा। मैं जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगा। नेक, तुम एक पुरुष हो, इसलिए यदि तुम एल्डर रेड के शरीर की जांच करते हो तो यह उनके लिए एक बड़ा अपमान होगा। यहाँ तक कि हेड के रूप में मैं भी सहमत नहीं होऊंगी, उनकी तो बात ही छोड़िए। नोवा को पहले से ही थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने नेक को लॉर्ड सिमंस के बजाय उसके नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। यदि दूसरी पार्टी इतनी अनुचित होने वाली थी तो वह केवल सहायता के लिए रेप्यूटेबल एल्डर्स से पूछ सकती थी। हालांकि रेप्यूटेबल एल्डर्स ने उनसे कहा था कि यदि कोई आपात स्थिति न हो तो उन्हें परेशान न करें। सेंट नेक इरिडेसेंट सेक्ट में गड़बड़ी कर रहा था। रेप्यूटेबल एल्डर्स के अलावा उसे और कौन दबा सकता था? फिर इस मामले का कोई समाधान नहीं है। आपने जो कहा, लेडी ड्रीम, वह उचित है, लेकिन मैंने, नेक सिमंस ने जो कहा है वह भी निराधार नहीं है। नेक के चेहरे पर एक बेशर्म भाव था। उसके इतनी अनुचित होने की हिम्मत करने का कारण संघर्ष को सुझाने का इरिडेसेंट सेक्ट का पुराना तरीका था। इरिडेसेंट सेक्ट शक्तिशाली था, हालांकि इसमें सेंट रेल्म के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स थे जिन्होंने उन्हें स्टार किंगडम में अजेय बना दिया था। वे शायद ही कभी किसी को नाराज करते थे। यहाँ प्रशिक्षित की गई अधिकांश उत्कृष्ट महिलाओं की शादी कर दी गई थी और उनके स्टार किंगडम की अधिकांश ताकतों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इरिडेसेंट सेक्ट स्टार किंगडम में एक शक्तिशाली लेकिन कोमल अस्तित्व था। नेक ऐसी बदमाशी करने की हिम्मत नहीं करता यदि वह सेंट रेल्म के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स वाली कोई अन्य शक्तिशाली ताकत होती। अध्याय 1505। इस क्षण नोवा आखिरकार समझ गईं।
नेक को यकीन था कि वह उसके द्वारा किए गए काम से सहमत नहीं होंगी, इसलिए उसने इतनी बेशर्मी से इसका अनुरोध करने की हिम्मत की। ये बेशर्म आदमी सभी सेंट्स के लिए एक कलंक है। नेक, चूंकि तुम एक सेंट हो, मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। साथ ही मैंने तुम्हारी कभी उपेक्षा नहीं की है। जिस क्षण से तुमने इरिडेसेंट सेक्ट में प्रवेश किया है, तुमने उच्चतम स्तर के उपचार का आनंद लिया है और हमने तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है। लेकिन तुम यहाँ इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इरिडेसेंट सेक्ट कमजोर है? क्या तुम चाहते हो कि मैं रेप्यूटेबल एल्डर्स को बुलाऊं? नोवर ने अपने चेहरे पर काले भाव के साथ कहा। इस समय नोवर अब दयालु नहीं थी। इरिडेसेंट सेक्ट का सम्मान और एक एल्डर की मासूमियत दांव पर थी। भले ही नेक एक सेंट था, वह इतना उद्दंड नहीं हो सकता था। हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट स्टार्क किंगडम में बहुत दबंग नहीं रहा था और शांति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सेंट रेल्म के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स वाली एक सुपर पावर के रूप में इरिडेसेंट सेक्ट की भी अपनी एक सीमा थी। यदि चीजें अभी भी स्वीकार्य होती तो नोवा आंखें मूंद सकती थी। हालांकि यदि कोई इस सीमा को पार करता है तो उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट के सबसे आक्रामक जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। जब नेक ने सुना कि नोवा इतने दृढ़ लहजे में रेप्यूटेबल एल्डर्स को बुलाने जा रही है, तो वह जान गया कि नोवा वास्तव में पागल हो गई थी। लेडी ड्रीम, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि इरिडेसेंट सेक्ट कमजोर है और मैंने अपने दिल में कभी ऐसा नहीं सोचा। स्टार किंगडम में इरिडेसेंट सेक्ट की स्थिति के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आपने अभी जो कहा वह केवल एक तरफा है। यदि मैं सेलेस्ट को नहीं देखता तो आप मुझसे आप पर विश्वास करने की उम्मीद कैसे करती हैं? भले ही आप इरिडेसेंट सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स को बुला लें, फिर भी आपको तर्कसंगत होना होगा, है ना? नेक ने अपने पिछले अहंकार के साथ नोवा से बात करना बंद कर दिया। वह एक सेंट था, हालांकि वह इरिडेसेंट सेक्ट के उन 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स का सामना नहीं करना चाहता था जो हजारों साल पहले ही सेंट्स बन चुके थे। जब सेंट्स की बात आती थी तो उनकी ताकत में भी अंतर होता था। वहां भी 3 रैंक थे। नेक की तरह जो पहली बार सेंट में प्रवेश करते थे वे प्री सेंट्स थे, उसके बाद ट्रू सेंट्स और अंत में सेक्रेड सेंट्स। प्रत्येक रैंक के बीच का अंतर भी बहुत बड़ा था। नेक के अनुमान के अनुसार इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स कम से कम ट्रू सेंट रैंक पर थे और यहां तक कि सेक्रेड सेंट रैंक पर भी हो सकते थे। उसने, एक प्री सेंट ने, ट्रू सेंट्स और सेक्रेड सेंट्स के सामने अहंकार से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। यदि नोवा इरिडेसेंट सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स को बुलाती तो इसका अंत अच्छा नहीं होता। वह केवल रेप्यूटेबल एल्डर्स के सामने विनम्र हो सकता था। बेशक एक सेंट के रूप में, भले ही वह केवल एक प्री सेंट था, नेक विनम्र व्यवहार नहीं करता। उसे अभी भी एक सेंट का आचरण दिखाने की जरूरत थी। नोवा ने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। उन्होंने नेक के लहजे में बदलाव भी सुना। एक सेंट के लहजे में थोड़ी नरमी सुनना अत्यंत दुर्लभ था। अब जब दूसरी पार्टी ने अपना लहजा नरम कर लिया था तो इसका मतलब था कि वह चीजों को बदल सकती थी। ऐसा लगता है कि नेक भी रेप्यूटेबल एल्डर्स का सामना नहीं करना चाहता, नोवा ने मन ही मन सोचा। अध्याय 1506। नेक, इरिडेसेंट सेक्ट बिना अनुमति के एल्डर रेड पर माइंड सीड रोकने के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे। रेप्यूटेबल एल्डर्स ने पहले ही एल्डर रेड की स्थिति की पुष्टि कर दी है और यह बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें ये भी आश्वासन दे सकती हूँ कि वह भविष्य में कभी कोई पुरुष नहीं ढूंढेगी, इसलिए तुम्हें स्टार किंगडम में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जहां तक इस कारण की बात है कि वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आई, मेरा मानना है कि तुम खुद इसे जानते हो, इसलिए आइए इसे यहीं रोकते हैं और हम इसका दोबारा कभी उल्लेख नहीं करेंगे। तुम क्या सोचते हो? नोवा ने समाधान प्रस्तावित किया। ये घटना मूल रूप से एक गलतफहमी थी। साफ तौर पर कहें तो नेक ने इसे शुरू किया था। यदि उसने सेलेस्ट पर माइंड सीड नहीं रोपा होता तो बाद की घटनाओं की श्रृंखला कैसे होती? इरिडेसेंट सेक्ट ने नेक को जवाबदेह नहीं ठहराया क्योंकि वह एक सेंट था। यदि वह एक सॉवरन रैंक या पार्शल सेंट होता तो नोवा इसे कभी नहीं छोड़ती। हालांकि यदि नेक एक सेंट नहीं होता तो उसने शायद इतनी बेशर्मी से उनके पास आने की हिम्मत नहीं की होती। केवल सेंट रेल्म तक पहुंचकर ही कोई उन व्यक्तियों में से एक बन सकता था जो स्टार किंगडम में नियम निर्धारित करते हैं। लेडी ड्रीम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। यदि आप सहमत हैं, न केवल यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, बल्कि यदि भविष्य में इरिडेसेंट सेक्ट को कुछ भी होता है तो मैं, नेक सिमंस, सबसे पहले दौड़कर आने वाला व्यक्ति होऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, नोवा ने शांति से पूछा। सच में उन्होंने शायद अनुमान लगा लिया था कि दूसरी पार्टी क्या चाहती है। हाल ही में नेक ने बार बार 7 फेरीज को अपने लिए प्रदर्शन करने के लिए कहा था, इसलिए उसने 7 फेरीज को पसंद किया था और एक को ले जाना चाहता था। नेक की स्थिति के साथ उसके लिए 7 फेरीज में से एक को ले जाना आसान होगा। लेडी ड्रीम, मुझे 7 फेरीज बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उन्हें कॉन्क्यूबाइंस के रूप में सिमंस फैमिली में वापस ले जाना चाहता हूँ। चिंता न करें, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगी, नेक ने कहा।
तुम्हें कौन सी पसंद है? जब तक तुम सेक्ट के नियमों का पालन करते हो तब तक कोई समस्या नहीं होगी, नोवा ने उत्तर दिया। एक नहीं, बल्कि उन सभी को। सब, तुम उन सातों को ले जाना चाहते हो? नोवा दंग रह गईं। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से उन्हें कभी ऐसा कोई नहीं मिला जो एक साथ सभी 7 फेरीज को ले जाना चाहता हो। नेक पहला था। बिल्कुल, मुझे ये सातों बहुत पसंद हैं और मैं उन सभी को ले जाना चाहता हूँ। नेक, मेरे सेक्ट की 7 फेरीज को ले जाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें मेरे सेक्ट को संसाधनों की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। दूसरा, तुम्हें सेक्ट को आश्वासन देना होगा कि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे और तुम्हें उन्हें कल्टीवेशन के लिए संसाधन भी प्रदान करने होंगे। अन्यथा न केवल तुम्हें हमारे सेक्ट द्वारा जवाबदेह ठहराया जाएगा बल्कि तुम्हें सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। यदि तुम उन सभी को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें जो राशि चुकानी होगी वह छोटी नहीं होगी, नोवा ने बाहें सिकुड़ी और समझाया। लेडी ड्रीम, आपने गलत समझा है। सुलह की शर्त के रूप में वे स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा मुझे दिए गए उपहार होंगे, जबकि मुझे कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं होगी, नेक ने स्वाभाविक रूप से कहा। यह सुनकर नोवा गुस्से में हंस पड़ी। वह 7 फेरीज को ले जाना चाहता है लेकिन कोई कीमत नहीं चुकाना चाहता। ये नामुमकिन है। भले ही नेक एक सेंट है, यह असंभव है। एक निश्चित दृष्टिकोण से 7 फेरीज भी इरिडेसेंट सेक्ट का चेहरा थीं। स्टार किंगडम में उनकी प्रसिद्धि 7 हाई प्रीस्टेसेस से कम नहीं थी। यदि उन्होंने नेक को बिना कुछ दिए उन सभी को ले जाने की अनुमति दी तो भविष्य में यदि अन्य सेंट्स आए और उन्होंने भी यही मांगा तो वे क्या करेंगी? तब इरिडेसेंट सेक्ट कैसे मना कर सकता था? यदि नोवा सहमत हो जाती तो यह निश्चित रूप से इरिडेसेंट सेक्ट को कमजोर दिखाता। अध्याय 1507। नेक, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे अनुरोध का परिणाम बता सकती हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ, नोवा ने सीधे इनकार कर दिया। लेडी ड्रीम, क्या आप सुलह नहीं करना चाहती? मैं, नेक सिमंस, स्थिति चाहे जो भी हो, एक सेंट हूँ। क्या ये बहुत अधिक मांगना है? नेक ने पूछा, थोड़ा नाखुश महसूस करते हुए। क्या ये बहुत अधिक नहीं है? नोवा अवाक थी। न केवल यह अत्यधिक था बल्कि यह उनके लिए चीजें कठिन भी बना रहा था। नेक, यदि स्टार किंगडम का हर सेंट मेरे पास आए और तुम्हारी तरह 7 फेरीज मांगे तो हमें उन सभी के लिए पर्याप्त 7 फेरीज कहाँ से मिलेंगी? ये हमारे सुलह की शर्त है। यदि यह घटना नहीं हुई होती तो मैं बिना किसी कारण के 7 फेरीज को ले जाने नहीं आता। एक निश्चित बिंदु से 7 फेरीज भी इरिडेसेंट सेक्ट के चेहरे हैं। वे स्टार किंगडम में प्रसिद्ध हैं, फिर भी तुम एक वाक्य के साथ उन सभी को ले जाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह वास्तव में संभव है? क्यों नहीं? जब समय आएगा लेडी ड्रीम, आप बाहरी दुनिया को घोषित कर सकती हैं कि मैंने, नेक ने पर्याप्त भुगतान किया है। इरिडेसेंट सेक्ट दूसरों से और खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। चूंकि आप इतनी डिसरिस्पेक्टफुल हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। या तो सेलेस्ट को मुझसे मिलने के लिए कहें और मुझे पुष्टि करने दें कि क्या आपकी बातें सच हैं, या अपने रेप्यूटेबल एल्डर्स को आगे आने के लिए कहें। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया, इसलिए मैं केवल आपके सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स से बात कर सकता हूँ, नेक ने असहाय होकर कहा। वह वास्तव में जुआ खेल रहा था। उसने शर्त लगाई कि नोवा रेप्यूटेबल एल्डर्स को बुलाने के लिए अनिच्छुक होगी। आखिरकार इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को कुछ समय से नहीं देखा गया था। उन्होंने अब एक डिसाइपल को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि वे 3 महीने बाद सेरेमनी में खुद को दिखाएंगे। इसलिए अब वे निश्चित रूप से अपने डिसाइपल को रिट्रीट में पढ़ा रहे होंगे और वे नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें परेशान करे। हालांकि यदि नोवा ने रेप्यूटेबल एल्डर्स को आगे आने के लिए कहा तो नेक निश्चित रूप से तुरंत अपना मन बदल लेगा। तुम, नोवा अवाक होकर नेक को घूरती रही। ये बदमाश सेंट कैसे बन गया? वह केवल भगवान के अन्याय पर विलाप कर सकती थी। अतीत में उन्होंने जितने भी सेंट्स देखे थे वे विनम्र सज्जन थे। ये वास्तव में पहली बार था जब नोवा ने नेक जैसा सेंट देखा था। वह बिल्कुल भी सामान्य सेंट की तरह नहीं था। नोवा को नहीं पता था कि ग्रैंड मास्टर सिमंस पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पहले ही धीरे धीरे पतन शुरू कर दिया था। जबकि नेक ने सेंट रेल्म में प्रवेश किया, उसने सिमंस फैमिली के अंतिम अवशेषों को भी उपभोग कर लिया। जब तक वह ब्रेक थ्रू नहीं कर गया, एक भव्य उत्सव नहीं मनाया और स्टार किंगडम की अनगिनत ताकतों से उपहार प्राप्त नहीं किए, तब तक वह ठीक नहीं हुआ। इसलिए नेक स्वाभाविक रूप से सिमंस फैमिली के बचे हुए कुछ संसाधनों को 7 फेरीज पर बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक था। वह जितना हो सके उतना बचाएगा। मैं तुम्हें उनमें से अधिकतम एक को ले जाने दूंगी, नोवा ने गहरी आवाज में कहा। नेक बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि वह सही था। नोवा वास्तव में इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, 5, मैं 7 फेरीज में से 5 को ले जाना चाहता हूँ। असंभव, केवल एक लेना है तो लो वरना रहने दो, नोवा ने दांत पीसकर कहा। लेडी ड्रीम, क्यों ना आप और मैं एक कदम पीछे हटें? मुझे 3 चाहिए।
2, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है, सौदा पक्का। इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद, लेडी ड्रीम, नेक ने अचानक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। इरिडेसेंट सेक्ट की 7 फेरीज को बिना कोई कीमत चुकाए हर कोई नहीं ले जा सकता था। नेक ने शुरू में सभी 7 फेरीज को ले जाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह जानता था कि यह अवास्तविक है। अध्याय 1508। सभी को मांगने का कारण नोवा के लिए एक भ्रम पैदा करना था और साथ ही दोनों पक्षों को मोलभाव करने की जगह देना था। वह उनमें से 2 को ले जाने में सक्षम होने पर पहले से ही बहुत संतुष्ट था। लड़कियों को चुनने के बाद बस मुझे बता देना। अलविदा। नोवा बोलना खत्म करने के बाद मुड़ी और जाने की तैयारी की। वह यहाँ एक और पल भी नहीं रुकना चाहती थी। लेडी ड्रीम, रुकिए, नेक चिल्लाया, तुम अब और क्या चाहते हो? नोवा रुक गई और बिना पीछे मुड़े पूछा, लेडी ड्रीम, मैंने सुना है कि इस साल की 7 हाई प्रीस्टेसेस लगभग पूरी हो गई हैं। मैं 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक को अपनी पत्नी बनाने के लिए आरक्षित करना चाहता हूं ताकि सिमंस फैमिली और इरिडेसेंट सेक्ट एक परिवार बन सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगी। नोवा मुड़ी, नेक की ओर देखा और अविश्वास में पूछा, तुम इस साल की 7 हाई प्रीस्टेसेस को भी मांग रहे हो? बिल्कुल, 7 हाई प्रीस्टेसेस इरिडेसेंट सेक्ट के खजाने हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे उनमें से एक चाहिए, नेक ने गंभीरता से उत्तर दिया। नेक, बहुत आगे मत बढ़ो। नोवा पहले से ही फटने की कगार पर थीं। ये बेशर्म व्यक्ति 7 फेरीज में से 2 को ले जाने से संतुष्ट नहीं था और उसे अभी भी 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक चाहिए था। क्या वह जानता है कि इरिडेसेंट सेक्ट को 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक को विकसित करने के लिए कितने संसाधन खर्च करने पड़ते हैं? स्टार किंगडम में काफ़ी बड़े लोग हैं जिन्होंने 7 हाई प्रीस्टेसेस से शादी की है, लेकिन उन सभी ने पर्याप्त भुगतान किया है। नेक का मुफ्त में एक को चाहना केवल ख्याली पुलाव है। लेडी ड्रीम, मुझे गलत मत समझिए, मैं 7 हाई प्रीस्टेसेस को मुफ्त में नहीं लेने जा रहा हूँ। इरिडेसेंट सेक्ट के नियमों के अनुसार जो भी कीमत होगी मैं उसे चुकाऊंगा। मैं, नेक सिमंस, कभी काम चोरी नहीं करूंगा। कीमत चुकाओगे? तुम नियमों का पालन करोगे? नोवा ने अविश्वास में पूछा। बिल्कुल, मैंने पहले ही 7 फेरीज में से 2 को मुफ्त में मांगा है। मैं भला 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक को मुफ्त में मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा, मैं जानता हूं कि आपका नेक सेक्ट 7 हाई प्रीस्टेसेस को विकसित करने में बहुत सारे संसाधन खर्च करता है। यह अभी भी कुछ ऐसा लगता है जो एक सभ्य इंसान कहेगा। नोवा के हाव भाव काफ़ी नर्म हो गए। यदि नेक इरिडेसेंट सेक्ट के नियमों का पालन करने के लिए तैयार था, तो वह 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक से शादी करने के योग्य था। हमें अभी अभी सभी 7 हाई प्रीस्टेसेस मिली हैं। इन 7 की पहचान 3 महीने बाद रेप्यूटेबल एल्डर्स के डिसाइपल एक्सेप्टेंस सेरेमनी में स्टार किंगडम को घोषित की जाएगी। हालांकि उन्हें विकसित करने में कुछ समय लगेगा। यदि आप प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, लॉर्ड सिमंस, तो समय आने पर मैं आपको सूचित करूंगी। अध्याय 1509। नोवा के नेक की जगह से जाने के कुछ ही समय बाद नेक भी चला गया। वह वीआईपी हॉल में 7 फेरीज में से 2 को चुनने जा रहा था। इस समय सेलेस्ट भी वीआईपी एरिया में पहुंच गईं। उन्होंने रास्ते में पूछा कि साहिल कहाँ है, इसलिए वह सीधे वीआईपी हॉल में गईं। सेलेस्ट ने कमरे में कदम रखा और तुरंत 7 फेरीज के प्रदर्शन में बाधा डाली। प्रणाम, एल्डर रेड। मिडिल एजेड अटेंडेंट आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। फिर 7 फेरीज भी सेलेस्ट के सामने पंक्तिबद्ध हो गईं, थोड़ा झुकी और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। प्रणाम, एल्डर रेड। तुम लोग उठ सकती हो, मैं यहाँ साहिल को ढूंढने आई हूँ, सेलेस्ट ने कहा। धन्यवाद, एल्डर रेड। मिडिल एजेड अटेंडेंट और 7 फेरीज ने पीछे हटने से पहले एक साथ उत्तर दिया। इस समय साहिल भी वहां आ गया। सेलेस्ट, साहिल चिल्लाया। साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम कहाँ रहते हो? चलो तुम्हारी जगह चलते हैं और बात करते हैं, सेलेस्ट ने कहा। वह साहिल से जो कहना चाहती थी, वह इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहा जा सकता था और न ही उसे सुना जा सकता था। अन्यथा साहिल का रहस्य उजागर हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ, तो यह निश्चित रूप से पूरे स्टार किंगडम में हलचल मचा देगा। ओह, सेलेस्ट, आपसे अलग होने के बाद मुझे सीधे यहाँ लाया गया था। मुझे अभी तक कोई जगह नहीं मिली है, साहिल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। एल्डर रेड, मास्टर साहिल के निवास की व्यवस्था कर दी गई है। मास्टर साहिल के भोजन खत्म करने और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद मैं उन्हें आराम करने के लिए ले जाऊंगी। चूंकि आप अभी जाना चाहती हैं, तो कृपया मेरे साथ आएं, मैं आपको वहां ले जाऊंगी। मिडिल एजेड अटेंडेंट खड़ी हुई और कहा। सेलेस्ट ने इसके बारे में सोचा। ये बस कुछ शब्द हैं, इसलिए मैं इसे यहीं कह दूंगी। उसे बताने के बाद मैं उसे जल्दी से इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ने, लो प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश करने और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए कहूंगी। साहिल एक लो लेवल सिविलाइजेशन में पैदा हुआ था, लेकिन वह 30 साल का होने से पहले ही इटर्नल रेल्म तक पहुंच सका। सेलेस्ट को लगा कि इस बच्चे को तेजी से उभरने और स्टार किंगडम में सबसे चमकता हुआ नया सितारा बनने में कई साल नहीं लगेंगे। मुझे भी भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी।
भले ही वह एक लेट सॉवरन रैंकर थी, वह साहिल बिगिनर रूलर रैंक से 2 रेल्म से अधिक ऊंची थी। यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही थी, जबकि साहिल 30 साल से भी कम उम्र का था। दोनों के बीच का अंतर काफी बड़ा था। यदि सेलेस्ट ने कड़ी मेहनत नहीं की तो संभावना थी कि साहिल को एक ही झटके में उसे पीछे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, आप महिलाएं चली जाएं। साहिल और मैं यहाँ बात कर सकते हैं, सेलेस्ट ने मिडिल एजड अटेंडेंट और 7 फेरीज से कहा। जी, एल्डर रेड, मिडिल एजड अटेंडेंट और 7 फेरीज ने एक साथ उत्तर दिया। जब वे जाने वाली थीं, तभी दरवाजे से एक और व्यक्ति अंदर आया। वह इरिडेसेंट सेक्ट की हेड नोवा थीं। नोवा को वापस जाना था, लेकिन जब वह इस जगह से गुजरी तो उन्होंने सेलेस्ट को कमरे में प्रवेश करते देखा। नोवा भी साहिल नाम के इस युवक की पहचान को लेकर बहुत उत्सुक थीं। इस प्रकार वह जिज्ञासा के वश में होकर अंदर आ गईं। साथ ही उन्हें सेलेस्ट को कुछ बताना भी था। प्रणाम लेडी ड्रीम। प्रणाम लेडी ड्रीम। मिडिल एजड अटेंडेंट और 7 फेरीज ने नोवा को देखते ही सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। सेलेस्ट मुड़ी और नोवा को देखकर चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नोवा यहाँ आएगी और साहिल से मिलेगी। मुझे क्या करना चाहिए? यदि नोवा को साहिल की विशिष्ट स्थिति के बारे में पता चलता है तो साहिल को नुकसानदेह स्थिति में धकेल दिया जाएगा। हालांकि उनके दिल में थोड़ी घबराहट थी, फिर भी सेलेस्ट ने बहुत शांति से अभिवादन किया। लेडी ड्रीम। अध्याय 1510। साहिल ने भी नोवा का विनम्रता से अभिवादन किया। प्रणाम लेडी ड्रीम। नोवा ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें इतना शिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने सेलेस्ट की ओर देखा और पूछा, एल्डर रेड, आप यहाँ क्यों हैं? लेडी ड्रीम, मैं साहिल से किसी बारे में बात करने आई हूँ, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। नोवा ने फिर से साहिल की ओर देखा और पूछना जारी रखा, साहिल कौन है? मैंने इस युवा नायक से पहले क्यों नहीं मुलाकात की? सेलेस्ट कुछ देर चुप रहीं। उन्होंने विचार किया और कहा, लेडी ड्रीम, साहिल मेरा मित्र है। उन्होंने केवल इतना कहा कि साहिल उनका मित्र था और बहुत अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेलेस्ट नहीं जानती थी कि साहिल की पहचान कैसे समझाई जाए। ईमानदार होने के लिए वह ईमानदार नहीं हो सकती थी। वह एक लो लेवल सिविलाइजेशन का केवल एक बिगिनर रूलर रैंक था। इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी एरिया में प्रवेश करने और उच्चतम स्तर की सेवा का आनंद लेने के लिए उसकी क्या योग्यताएं थीं? यदि सेलेस्ट साहिल की विशिष्ट स्थिति के बारे में बताती तो वह निश्चित रूप से योग्य होता। ये नोवा को बुरी तरह चौंका देता, लेकिन ऐसा करने से साहिल का रहस्य खुल जाता। इसलिए सेलेस्ट केवल इतना कह सकी कि साहिल उसका मित्र था। वह इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर का मित्र था, इसलिए वह इस वीआईपी एरिया में रहने के योग्य था, है ना? मित्र। नोवा उलझन में थी। साहिल की दिखावट को देखते हुए वह एक बिगिनर रूलर रैंकर की ताकत वाला युवक लग रहा था। आप इसे कैसे भी देखें, दोनों पक्ष एक पीढ़ी के अंतर पर थे। वे मित्र कैसे बने? हालांकि नोवा ने बहुत अधिक नहीं पूछा। एल्डर रेड, क्या आपकी बात खत्म हो गई? मुझे भी आपसे बात करनी है। अभी नहीं, लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो पहले बात कर लेते हैं। मैं साहिल से बाद में बात करूंगी, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। नोवा सहमत हुई। दोनों अभी अभी एक आम सहमति पर पहुंचे थे। इससे पहले कि उनके पास जाने का समय होता, बाहर से एक और व्यक्ति अंदर आ गया। जैसे ही नेक कमरे में दाखिल हुआ, उसने नोवा, सेलेस्ट और 7 फेरीज को देखा। इसलिए वह हंसा और कहा, हा हा हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हर कोई होगा। ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर आया हूँ। यह आवाज़ सुनकर नोवा ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। जाहिर तौर पर उन्होंने इस व्यक्ति के आगमन का स्वागत नहीं किया। सेलेस्ट कुछ देर तक नेक को घूरती रही, उसे लगा कि यह व्यक्ति कुछ परिचित है। अचानक उन्हें याद आया कि लेडी ड्रीम ने कहा था कि बदमाश नेक अभी भी इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी एरिया में रह रहा है। क्या ये वही नेक नहीं है जो 1000 साल से भी पहले शादी का प्रस्ताव देने इरिडेसेंट सेक्ट आया था? सेलेस्ट की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। जाहिर तौर पर वह अभी भी नेक द्वारा उनकी सहमति के बिना चुपचाप उन पर माइंड सीड रोपने को लेकर कड़वाहट महसूस कर रही थी। हालांकि सेलेस्ट ने जल्दी से उस ठंडी रोशनी को छिपा लिया। विरोधी एक सेंट था और वह एक सॉवरन रैंकर थी। वह ताकत के मामले में अभी भी उससे बहुत पीछे थी। इसके अलावा सेलेस्ट को ठीक से पता था कि वह अब किस स्थिति में थी। उसके अलूरिंग बॉडी के सक्रिय होने के बाद और स्टार किंगडम की शीर्ष प्रतिभा से एक साधारण व्यक्ति में बदल जाने के कारण, जिससे मास्टर एरा के इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई थी, सेलेस्ट अपने दिल में जानती थी कि उसकी टीचर अब उसे महत्व नहीं देती थी। इसके बजाय वह अपनी सारी मेहनत लरेन पर लगाने वाली थी। अब इरिडेसेंट सेक्ट के बाकी लोगों को अभी भी विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। समय के साथ एक बार जब उसके एक शीर्ष जीनियस से पतन की खबर सामने आएगी तो उसका मानना था कि उसे अनगिनत आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी। आज की सेलेस्ट के पास खुद के अलावा भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। मास्टर एरा के संरक्षण के बिना
वह सेंट नेक के साथ कोई संघर्ष नहीं कर सकती थी। अध्याय 1511। जब सेलेस्टे ने नेक को पहचाना तो वह दूसरी तरफ मुड़ गई। वह इस वक्त उस बदमाश नेक का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि वह खुद को नेक से यह पूछने से नहीं रोक पाएगी कि उसने उस पर माइंड सीड क्यों लगाया। ऐसा करने से निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचती। सेलेस्टे की वर्तमान स्थिति वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी, और वह एक सेंट का क्रोध सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि इस मामले को नज़रअंदाज करना ही अभी सबसे अच्छा समाधान होगा। साहिल ने भी किसी को अंदर आते देखा। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हालांकि साहिल हैरान था। उसकी धारणा भी उसकी मजबूत माइंड पावर के कारण बहुत तेज थी। इसलिए भले ही साहिल ने अपनी सारी माइंड पावर छिपा ली थी और उसका कोई निशान नहीं दिखाया था, फिर भी यह धारणा मौजूद थी। इसके अलावा नेक अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं छिपा रहा था। अभी उसने नेक से एक भयानक आभा महसूस की। साहिल ने नेक को टहलते हुए अंदर आते देखा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निश्चित रूप से अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे मैंने देखा है। वह सेलेस्टे और इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख से भी अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इटर्नल रेल्म को भी पार कर लिया होगा। साहिल ने मन ही मन सोचा। स्टार किंगडम बहुत खतरनाक था। कोई भी पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर हो सकता था। साहिल को स्टार किंगडम आए अभी पहला ही दिन हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इटर्नल रेल्म से परे किसी व्यक्ति से मिल गया। इस स्तर का कोई व्यक्ति तो स्टार किंगडम में भी अजेय होना चाहिए। नेक जल्दी से कमरे के बीच में चला गया। अभिवादन लॉर्ड सिमंस। अभिवादन लॉर्ड सिमंस। मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियों ने नेक का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। सेलेस्टे दूसरी तरफ मुड़ गई थी, इसलिए उसकी पीठ नेक की ओर थी। नोवा भी इस आदमी से बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी। इसलिए सेलेस्टे उससे बच सकती थी, लेकिन वह नहीं। लॉर्ड सिमंस, आप यहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, नोवा ने पूछा। इतने सारे लोगों के सामने उसे नेक बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अभी अभी उसने गुस्से में दूसरे पक्ष को उसके नाम से बुलाने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वहां केवल वे 2 ही थे। नेक जानता था कि वह गलत था, इसलिए उसने उसे अनसुना कर दिया। हालांकि अगर नोवा अभी उसे उसके नाम से बुलाती तो यह अपमानजनक होता। एक इटर्नल सीधे तौर पर एक सेंट को नाम से कैसे बुला सकता था? वे एक ही स्तर पर भी नहीं थे। यदि नोवा को इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख होने की पहचान का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो वह नेक से बात करने के योग्य भी नहीं होती। मैं यहाँ अपनी उपपत्नी चुनने आया हूँ, जाहिर है। लेडी ड्रीम, क्या आप वह भूल गईं जो आपने अभी मुझसे वादा किया था? नेक ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मैं वह नहीं भूली हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था। बात बस इतनी है कि जैसे ही मैं निकली आपने मेरा पीछा किया। क्या आप इतने उतावले हैं? नोवा अभी भी भौहें सिकुड़े हुए थी, बहुत नाखुश महसूस कर रही थी। आपका इससे क्या मतलब है? मैं अपनी उपपत्नियों को जल्दी चुनना चाहता हूं ताकि मैं उन्हें सिमंस परिवार में वापस ले जा सकूं। क्या ये गलत है? 7 परियां यहाँ हैं तो आप अपनी पसंद चुन सकते हैं। काम पूरा होने के बाद उन्हें तुरंत यहाँ से ले जाए। नेक ने 7 परियों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, आप में से कौन मेरे साथ सिमंस परिवार वापस आना चाहेगी और मेरी महिला बनना चाहेगी? 7 परियों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। वे सभी एक साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और एक ही समय में उत्तर दिया, मैं लॉर्ड सिमंस के साथ वापस जाने और लॉर्ड सिमंस की महिला बनने के लिए तैयार हूं ताकि मैं आने वाली पीढ़ियों तक लॉर्ड सिमंस की अच्छी सेवा कर सकूं। 7 परियां इसी पल का इंतजार कर रही थीं। यदि उन्हें किसी बड़े आदमी द्वारा घर ले जाने के लिए चुना जाता तो उनके पास इटर्नल रेल में प्रवेश करने का मौका होता। तब उनका जीवन काल कम से कम एक युग का होता, अन्यथा वे कुछ ही 100 वर्षों में धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती। इसके अलावा अगर वे नेक जैसे नए सेंट पर भरोसा करती तो 7 परियों का दर्जा भी उसी के अनुसार बढ़ जाता। अध्याय 1512। अगर उन्हें मौका मिलता तो वे नेक को इतना अच्छा महसूस कराती कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। 7 परियों को पुरुषों की सेवा करने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें ले जाने के बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि उनका मालिक नई महिलाओं पर मोहित न हो जाए और उनसे ऊब न जाए। इस प्रकार उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वे अपने मालिकों को हर बार नए अनुभव दें। इसी वजह से 7 परियां पुरुषों की सेवा करने में बेहद कुशल थीं, वरना उनके लिए 7 परियों में से एक बनना नामुमकिन होता। आप 7 मेरे साथ जाना चाहती हैं, लेकिन मैं केवल 2 को ही चुन सकता हूँ। चुनना बहुत कठिन है। लेडी ड्रीम, आप मुझे ये सभी क्यों नहीं दे देती? नोवा ने दूसरे पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेक स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह असंभव है, इसलिए उसने आगे कहा, लेडी ड्रीम मुझे अनुमति नहीं देंगी, इसलिए मैं आप में से केवल 2 को ही चुन सकता हूँ। उसने 7 परियों का निरीक्षण करना शुरू किया।
ये लगभग कहा जा सकता था कि लुक के मामले में महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं था, इसलिए चुनाव करना बहुत मुश्किल होगा। सौभाग्य से इस अवधि के दौरान नेक ने अक्सर सातों के प्रदर्शन को देखा था और उसके मन में पहले से ही अपने उम्मीदवार थे। उसने बगल की पहली और बीच वाली की ओर इशारा किया और कहा, तुम दोनों अब से मेरे पीछे आओगी। धन्यवाद लॉर्ड सिमंस। चुनी गई दोनों परियां उत्साह से चिल्लाईं। हालांकि अन्य 5 लोगों को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्हें नहीं चुना गया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थीं। वे केवल परिणाम स्वीकार कर सकती थीं। वे नेक से नाराज नहीं होंगी, बल्कि खुद में कमियां ढूंढेंगी। निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था कि लॉर्ड सिमंस ने उन्हें नहीं चुना। ये देखते हुए कि नेक ने पहले ही लड़कियों को चुन लिया था, नोवा ने कहा, लॉर्ड सिमंस, इरिडेसेंट सेक्ट के नियमों के अनुसार यदि आप 7 परियों में से 2 को ले जाना चाहते हैं तो आपको उचित कीमत चुकानी होगी, लेकिन चूंकि मैं इस बार उन्हें उपहार के रूप में देने के लिए सहमत हो गई हूं, इसलिए हम इसे छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको अभी भी अन्य नियमों का पालन करना होगा। आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और आप उन्हें उपहार के रूप में नहीं दे सकते। साथ ही आपको उन्हें उनकी साधना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। इरिडेसेंट सेक्ट ने उनसे यही वादा किया था। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें न ले जाएं। अन्यथा हमारा संप्रदाय आपको जवाबदेह ठहराएगा। जिन्होंने पहले नियमों के खिलाफ काम किया, उन्हें अंत में दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। नोवा की बातें सुनकर चुनी गई दोनों परियां खुशी से झूम उठीं। इरिडेसेंट सेक्ट में 7 परियां बनने के लिए रुकने का कारण यही था कि वे इस काल्पनिक आशा पर जुआ खेल सकें। इरिडेसेंट सेक्ट उन्हें सिर्फ बाहर भेजकर छोड़ नहीं देगा, इसके बजाय वे उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे। एक बार जब ये पता चलता कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है या उन्हें दे दिया गया है, तो संप्रदाय तुरंत उन्हें बचा लेता और फिर उनके लिए भारी मुआवजे की मांग करता। इरिडेसेंट सेक्ट की ताकत के साथ स्टार किंगडम में वास्तव में ऐसी बहुत कम ताकतें थीं जिन्होंने संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत की। इन सभी ताकतों के इरिडेसेंट सेक्ट के साथ अच्छे संबंध थे। लेडी ड्रीम, चिंता न करें। मैं, नेक सिमंस, स्टार किंगडम में एक सम्मानित व्यक्ति माना जा सकता हूं, तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? साथ ही आपके संप्रदाय को अभी भी मुझे मेरी पहली पत्नी प्रदान करनी है। खैर, इसके लिए आपको अपने दम पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हर बार जब 7 उच्च पुजारिनों की घोषणा की जाती है तो स्टार किंगडम के काफ़ी लोग उन पर नज़र गड़ाए रहते हैं। मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती। लेडी ड्रीम, आपको बस मुझे पहले से सूचित करने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपनी सेंट रेल्म ताकत के साथ अपने लिए एक उच्च पुजारिन नहीं पा सकता। जैसे ही नेक ने यह कहा, उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बदल गई, जिससे नोवा और सेलेस्टे, 2 सॉवरन रैंकर्स सहित उपस्थित सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बर्फ की गुफा में गिर गए हों। मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियां इस ऊर्जा के नीचे कांपने लगीं और लगभग बेहोश हो गईं। साहिल की बिगिनर रूलर रैंक ताकत भी इसका विरोध नहीं कर सकी। उसके शरीर में छिपी उसकी माइंड पावर उसकी रक्षा के लिए अपने आप बाहर आने ही वाली थी। हालांकि इसी क्षण यह ऊर्जा अचानक गायब हो गई। साहिल मन ही मन खुश हुआ। वह बहुत करीब था। मैंने लगभग अपनी माइंड पावर को उजागर कर दिया था। क्या यह एक सेंट की शक्ति है जो इटर्नल रेल्म से भी ऊपर है? यह हास्यास्पद रूप से मजबूत है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, वरना स्टार किंगडम में मेरे लिए यह बहुत खतरनाक होगा। अध्याय 1513। नेक की अचानक उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। एक सेंट द्वारा जारी की गई ऊर्जा बस ऐसी चीज नहीं थी जिसे इटर्नल सहन कर सकें। यह वैसा ही था चाहे वे रूलर रैंकर हो या सॉवरेन रैंकर। हालांकि नोवा और सेलेस्टे सॉवरेन रैंकर थे और नेक एक प्री सेंट था और वे केवल एक कदम दूर लग रहे थे, लेकिन उनके जीवन मौलिक रूप से भिन्न थे। हालांकि वह अभी भी इरिडेसेंट सेक्ट में था, इसलिए नेक ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। यदि वह एक सेंट के रूप में अपनी सारी ऊर्जा दिखाता तो कमरे में केवल नोवा और सेलेस्टे ही जीवित बच पाते। बाकी लोग कब के राख हो चुके होते। अगर वे बच भी जाते तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। यह एक सेंट की भयानक ताकत थी। स्टार किंगडम में नियमों के निर्माण में भाग लेने के लिए एक सेंट होना दहलीज होने के पीछे कारण थे। सेलेस्टे द्वारा नेक को पहचानने के बाद वह दूसरी तरफ मुड़ गई और उसका सामना करने से इनकार कर दिया। इस तरह के बेशर्म रवैये ने नेक को अपमानित महसूस कराया। इटर्नल रेल्म को पार करने के बाद से पिछले 1000 वर्षों में मैं जहां भी गया हूं, मेरा हमेशा सम्मान किया गया है। सेलेस्टे केवल एक सॉवरेन रैंकर है, तो उसे मुझसे असंतुष्ट महसूस करने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हारी जानकारी के बिना तुम पर केवल एक माइंड सीड लगाया था। मैंने इसे केवल इसलिए लगाया क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई थी। एक इटर्नल के माइंड सीड का लगाया जाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अगर दूसरे इसके लिए भीख मांगे तो भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। नेक को अपमानित महसूस हुआ क्योंकि सेलेस्टे ने उसकी ओर पीठ कर ली थी। यही कारण था कि उसने अचानक अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन किया, सबको डरा दिया और अपना गुस्सा इस तरह निकाला।
वह सेलेस्टे को ये बताना चाहता था कि इसका क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि किसी को कभी भी एक सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए। बेशक नेक जानता था कि यह इरिडेसेंट सेक्ट है, इसलिए उसे इसे उचित तरीके से करना चाहिए था। उसे अपनी ताकत को नियंत्रित करने और इसे प्रदर्शित करने के बाद तुरंत वापस लेने की जरूरत थी। उस छोटे से क्षण ने मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियों को जमीन पर गिरा दिया। उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा ठंडे पसीने में भीग गया था और उनकी आंखें दहशत से भरी थीं। साहिल उनसे बेहतर स्थिति में था। वह अभी भी खड़ा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था और उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। उसके जैसा बिगिनर रूलर रैनकर अभी भी बहुत कमजोर था। सेलेस्टे भी इस समय नेक को घूरने के लिए मुड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बदमाश इतना साहसी होगा। उसकी इरिडेसेंट सेक्ट में एक सेंट की ऊर्जा को छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह इरिडेसेंट सेक्ट को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वह हमें कमजोर समझता है? नेक के अनुचित व्यवहार ने नोवा को भी सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया। इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख के रूप में अगर यह खबर बाहर फैल गई कि उसने एक बाहरी व्यक्ति को प्रमुख के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी ऊर्जा को उजागर करने दिया जबकि उसने कुछ नहीं किया, तो इरिडेसेंट सेक्ट बाहर अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? क्या वह प्रमुख के रूप में अपना दर्जा खोने की कोशिश कर रही थी? भले ही नेक एक सेंट था, वह इरिडेसेंट सेक्ट में इतनी लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। इरिडेसेंट सेक्ट अभी भी स्टार किंगडम में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। नेक सिर्फ एक सेंट था और वह यहाँ इतनी लापरवाही से व्यवहार करना चाहता था। नोवा इसकी अनुमति नहीं देगी। 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अध्याय 1514। नेक, क्या तुम इरिडेसेंट सेक्ट को उकसा रहे हो? नोवा ने नेक की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। इस क्षण उसके मन में नेक के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं रह गया था। चूंकि दूसरा पक्ष इतना अपमानजनक था, इसलिए उसे भी उसका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं थी। लेडी ड्रीम, आपने गलत समझा। मेरी थोड़ी सी ऊर्जा गलती से लीक हो गई। क्या मैंने इसे तुरंत वापस नहीं ले लिया? ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ये सब एक गलतफहमी है, नेक ने हंसते हुए कहा। बेशक वह ये स्वीकार नहीं करेगा कि वह इरिडेसेंट सेक्ट को उकसा रहा था। यदि वह 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को बुलाती तो उसके जैसा प्रीसेंट उन 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों का विरोध कैसे करता जो ट्रू सेंट्स हो सकते थे? गलतफहमी, ऐसा क्यों लगता है कि आपने ये जानबूझकर किया है? नेक, यदि आप इरिडेसेंट सेक्ट में एक सेंट के रूप में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आप गलत जगह आए हैं। ये वह जगह नहीं है जहां आप लापरवाही से काम कर सकें। नोवा दहाड़ी। लेडी ड्रीम, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। आप ये भी जानती हैं कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही सेंट रेल में प्रवेश किया है और मुझे एक सेंट की शक्ति को पूरी तरह से समझने का समय नहीं मिला है। इसलिए जब मैं भावुक होता हूं या खराब मूड में होता हूं तो अनिवार्य रूप से इसका थोड़ा सा हिस्सा लीक हो जाएगा। कृपया मुझे क्षमा करें। हालांकि नेक ने ऐसा कहा, लेकिन उसके स्वर और हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वास्तव में क्षमा मांग रहा था। उसकी राय में इन लोगों के लिए एक सेंट की शक्ति का गवाह बनना भी एक सम्मान की बात थी। यदि इरिडेसेंट सेक्ट में 4 सेंट रेल प्रतिष्ठित बुजुर्ग नहीं होते तो नेक इतना विनम्र नहीं होता। उसने शायद चीजें अपने तरीके से की होती। हम्फ, नोवा जोर से फुफकारी। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष जो कह रहा है वह बकवास है। वह 1000 से अधिक वर्षों से एक सेंट है और उसने अभी तक एक सेंट की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। क्या बकवास है? नेक स्पष्ट रूप से ऐसा करके दिखावा करना चाहता था। नोवा ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि यह सेलेस्टे के कारण होना चाहिए। आखिरकार जैसे ही उसने नेक को अंदर आते देखा, उसने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली। ये स्पष्ट रूप से उसके प्रति थोड़ा अपमानजनक था। एक सेंट के लिए थोड़ा गुस्सा होना सामान्य था। फिर भी यदि नेक कभी वास्तव में इरिडेसेंट सेक्ट का अपमान कर रहा होता तो नोवा ने प्रतिष्ठित बुजुर्गों से उसे दबाने के लिए कहा होता। बात बस इतनी थी कि प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत खुद को थोड़ा विनम्र कर लिया, जिससे नोवा के लिए इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। यदि किसी सेंट ने इरिडेसेंट सेक्ट को उकसाया होता तो उसे प्रतिष्ठित बुजुर्गों को बुलाने में कोई समस्या नहीं होती। प्रतिष्ठित बुजुर्गों के अलावा संप्रदाय में कोई भी एक सेंट का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि यदि नेक इस तरह से व्यवहार कर रहा था तो नोवा द्वारा प्रतिष्ठित बुजुर्गों को शामिल करने पर भी निष्कर्ष आदर्श नहीं होता। उस समय यह संभव था कि प्रतिष्ठित बुजुर्ग राय का पहाड़ बनाने के लिए उसे ही दोष दें। अपने मन में नफे नुकसान पर विचार करने के बाद नोवा ने फिर कहा, नेक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। यह इरिडेसेंट सेक्ट है, सिमंस परिवार नहीं। यदि आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो कृपया सिमंस कॉन्टिनेंट वापस जाएं। यदि आप इरिडेसेंट सेक्ट में अपनी ऊर्जा प्रकट करने का साहस करते हैं तो मैं केवल प्रतिष्ठित बुजुर्गों से आपको दबाने के लिए कह सकती हूं। मैंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करेंगी, लेडी ड्रीम? नेक ने असहाय होकर कहा। गलतफहमी? आप 1000 से अधिक वर्षों से सेंट रहे हैं और अब आप कहते हैं कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? नोवा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटवार किया।
लेडी ड्रीम, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। एक सेंट और एक इटर्नल पूरी तरह से अलग होते हैं। आप अभी तक एक सेंट नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझती हैं, और मैं आपको दोष नहीं देता। जब आपको अवसर मिलेगा तो आप जान जाएंगी कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी तक एक सेंट नहीं हूँ, और यह कहना मुश्किल है कि क्या मैं इस जीवन काल में बन पाऊंगी, लेकिन प्रतिष्ठित बुजुर्ग दसियों हजार वर्षों से सेंट रेल में हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे इस बारे में आमना सामना करने के लिए कहूँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मामूली बात है और इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ। आप इतना हंगामा क्यों करना चाहती हैं और 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को सचेत करना चाहती हैं? नेक के चेहरे पर अभी भी एक भाव था जो चिल्ला रहा था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे यकीन था कि जब तक वह बहुत आगे नहीं जाएगा, नोवा आसानी से इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्गों को परेशान नहीं करेगी। अध्याय 1515। नोवा ने नेक को घूरा। उसके भरे हुए स्तन जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के भाव से चिढ़ी हुई थी। वह इतने सालों से इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख थी और यह पहली बार था जब वह इतनी गुस्से में थी। नोवा ने अपने दिल के गुस्से को अस्थायी रूप से शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसका अभी गुस्सा होना बेकार होगा। भले ही वह प्रमुख थी, लेकिन सेंट नेक जैसे बदमाश द्वारा ऐसा करने के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस चाहती थी कि यह आदमी जल्दी से इस जगह से चला जाए। नेक, जिन महिलाओं को आपने चुना है उन्हें लें और तुरंत इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ दें। संप्रदाय अब आपका स्वागत नहीं करता है, नोवा ने भारी आवाज में कहा। लेडी ड्रीम, आप ऐसा करके सही नहीं कर रही हैं। सभी आगंतुक अतिथि होते हैं। मैं, नेक सिमंस, भी एक सेंट हूँ। स्टार किंगडम में मैं कहीं भी जाऊं, मेरे साथ हमेशा सबसे सम्मानित अतिथि के रूप में व्यवहार किया जाएगा। क्या आपका मुझे इस तरह भगाना थोड़ा अनुचित नहीं है? नेक थोड़ा चिढ़ गया था। वह जाने ही वाला था, लेकिन उसने नोवा द्वारा इस तरह भगाए जाने से इनकार कर दिया। अन्यथा वह भविष्य में जनता के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? तुम, नोवा अवाक रह गई। एक सेंट को इस तरह से भगाना वास्तव में उसके लिए गलत था। हालांकि उसने इतनी निचले स्तर की गलती इसलिए की क्योंकि नेक ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था। अगर आप चाहती हैं तो मैं तुरंत जा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, नेक ने फिर कहा। तुम और क्या चाहते हो? नेक, बहुत आगे मत बढ़ो, नोवा ने दांत पीसते हुए कहा। उसने सोचा कि वह फिर से उसे ब्लैकमेल करने के अवसर का लाभ उठाने जा रहा है। चिंता न करें, मुझे इस बार लोग या चीजें नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे एक माफी चाहिए। माफी? कैसी माफी? निश्चित रूप से सेलेस्टे से माफी। उसने मेरी प्रतिष्ठा कम की है, तो क्या उसे इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? जब तक वह सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं तुरंत चला जाऊंगा, नेक ने स्वाभाविक रूप से कहा। तभी उन सभी ने एक आवाज सुनी। नेक सिमंस, तुम जरूर सपना देख रहे हो। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने ही पहले ये घटना शुरू की थी। ये सेलेस्टे थी। वह शुरू में इस बदमाश पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी। हालांकि उसे अब कुछ कहना ही था। दूसरे पक्ष ने उससे पहले ही इसमें घसीट लिया था और वह अब उससे माफी मांगने के लिए कह रहा था। वह एक असहनीय गुंडा बन रहा था। न केवल इस बदमाश को उस पर माइंड सीड लगाने का पछतावा नहीं था, बल्कि इसके बजाय वह और भी बुरा हो गया और उसने उससे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। सेलेस्टे इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकी। ये स्पष्ट रूप से नेक की गलती थी, लेकिन अंत में उसने दोष उस पर मर दिया। क्या उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वह एक सेंट था? कितनी ढिठाई है! नेक दहाड़ा। उसने अपनी सेंट रेल्म की ऊर्जा फिर से जारी की। हालांकि उसने इसे कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए जारी नहीं किया जैसा कि अभी किया था। इसके बजाय ये केवल सेलेस्टे की ओर निर्देशित था। सेलेस्टे के वापस आने के बाद के कार्यों ने नेक को उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए प्रेरित किया था। अब आखिरकार उसके पास मौका था। एक इटर्नल रेल्म के लिए एक सेंट को उसके नाम से बुलाना अपमान की बात थी। चूंकि नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख है, मैं अभी भी उसके प्रति आंखें मूंद सकता हूं। लेकिन सेलेस्टे सिर्फ एक बुजुर्ग है, तो उसकी मुझे नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी सच में मौत की इच्छा है। भले ही सेलेस्टे की गुरु यहाँ आती, नेक फिर भी सही होता। नेक पहले सेलेस्टे के प्रति विनम्र रहता था क्योंकि वह चाहता था कि वह उसकी पत्नी बने। अब जब वह जानता था कि यह असंभव है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा नेक सेलेस्टे की आंखों में नफरत महसूस कर सकता था। अध्याय 1516। चूंकि उसने इस अवसर को पकड़ लिया था, वह स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देगा। सेंट द्वारा जारी की गई विशाल ऊर्जा ने सेलेस्टे को प्रतिक्रिया देने का समय मिलने से पहले ही सीधे उड़ा दिया। इस प्रक्रिया में साहिल भी प्रभावित हुआ क्योंकि वह सेलेस्टे के ठीक पीछे खड़ा था। उसे सेलेस्टे ने टक्कर मारी जो पीछे की ओर फेंक दी गई थी और कमरे की दीवार से टकराने से पहले वे दोनों एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। थप थप पफफ। लगातार 2 तेज आवाजों के बाद उन दोनों के खून की उल्टी करने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस दृश्य ने वीआईपी हॉल में नोवा सहित सभी को झकझोर दिया।
उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि नेक इतनी अचानक कार्रवाई करेगा। मध्यम आयु वर्ग के परिचारक और 7 परियों का तो जिक्र ही क्या। वे दंग होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उनके दिमाग ने भी काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। इस क्षण नेक की आवाज़ फिर से आई, सेलेस्टे, तुम एक इटर्नल हो। तुम्हें मेरा नाम पुकारने की हिम्मत किसने दी? क्या तुम नहीं जानती कि तुम स्टार किंगडम में एक सेंट का अपमान नहीं कर सकती? इस बार तुम्हारी गुरु की खातिर मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक दूंगा। यदि तुम फिर से मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हें सीधे नष्ट कर दूंगा। भले ही तुम्हारी गुरु मेरे पास आए, मैं फिर भी सही रहूंगा। इस समय नेक अब उतना सामान्य नहीं था जितना नोवा को लेक्चर देते समय था। उसने आखिरकार एक सेंट के योग्य आचरण दिखाया। सेंट स्टार किंगडम में पिरामिड के शीर्ष पर खड़े लोगों के छोटे समूह से संबंधित थे और वे स्टार किंगडम में नियमों के निर्माण में भाग ले सकते थे। स्टार किंगडम में हमेशा से एक कहावत रही है, वह ये है कि किसी को सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए। इस वाक्य का अर्थ था कि सेंट से नीचे के लोग उनका अपमान नहीं कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप पीक सॉवरेन रैंकर थे या पार्शियल सेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन थे, आपको एक सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए। केवल सेंट ही अन्य सेंटों का अपमान कर सकते थे। एक लेट सॉवरेन रैंकर के रूप में सेलेस्टे ने सीधे नेक, जो एक सेंट था, को उसके नाम से बुलाया, इसलिए वह उसका अपमान कर रही थी। इसी वजह से नेक ने सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत की। भले ही सेलेस्टे की गुरु एरा आती, वह कुछ नहीं कहती। बेशक नेक जानता था कि कब रुकना है। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसका इरादा सिर्फ सेलेस्टे को सबक सिखाना था। आखिरकार दूसरे पक्ष की गुरु एक सेंट थी। यदि वह वास्तव में सेलेस्टे को मार देता तो भविष्य में नेक को भी कष्ट भुगतना पड़ता। सेलेस्टे की गुरु उसे मारने का बहाना भी ढूंढ सकती थी। इतनी मजबूत पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति के लिए वे केवल एक सबक सिखाए जाते, भले ही उन्होंने एक सेंट का अपमान किया हो। वैकल्पिक रूप से अपमानित पक्ष सीधे दूसरे पक्ष के बड़ों के पास स्पष्टीकरण मांगने जाएगा। दूसरी ओर यदि बिना पृष्ठभूमि वाले लोग एक सेंट का अपमान करने की हिम्मत करते तो उनका अंत बुरा होता। साहिल ने भी नेक के अचानक हमले की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। साहिल को तभी पता चला कि क्या हो रहा है जब सेलेस्टे उससे टकराए। जब उनके शरीर दीवार से टकराने वाले थे तो उसने चुपचाप अपने शरीर को माइंड पावर से लपेट लिया, जिससे अधिकांश नुकसान खत्म हो गया। इसलिए अंतिम टक्कर में उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई। हालांकि वे काफी हैरान थे। जहां तक खून की बात है, उन्होंने इसे खुद से बाहर निकाला था। साहिल और सेलेस्टे के दिमाग में केवल एक ही विचार था। अब जब नेक ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था तो वह निश्चित रूप से नहीं रुकेगा यदि उसके कार्यों ने वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं किया। अध्याय 1517। साहिल और सेलेस्टे नेक की अचानक फूटती सेंट रेल ऊर्जा से उड़ गए। वे कमरे की दीवार से टकराए और फिर जमीन पर गिर गए। जब वे दीवार से टकराए तो पूरा लिविंग रूम जोर से हिल गया। ऐसा लग रहा था कि दीवार इस बल को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह थोड़ी डगमगा गई। यदि ये तथ्य नहीं होता कि कमरे में उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया था और इसमें कई सुरक्षात्मक संरचनाएं उकेरी गई थीं, तो यह इस शक्तिशाली बल के तहत पहले ही ढह गया होता। हालांकि साहिल ने अंतिम क्षण में दोनों की रक्षा के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग समय पर किया था, लेकिन वे घायल नहीं हुए थे। नेक को उन्हें और परेशान करने से रोकने के लिए उनके पास गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करने की मौन समझ थी। न केवल उन्होंने खून की उल्टी की, बल्कि जब वह उठी तो सेलेस्टे ने साहिल को सहारा देने के लिए अपने घायल शरीर को घसीटा। खांसी खांसी खांसी। साहिल जोर से खांसा। उसके मुंह से खून निकलता रहा। खुद को गंभीर रूप से घायल और मरणासन दिखाने के लिए उसने पूरी जान लगा दी। साहिल एक बिगिनर रूलर रैंकर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके लिए एक सॉवरेन रैंकर सेलेस्टे के समान स्तर की चोट सहना अनुचित होता। साहिल, क्या तुम ठीक हो? सेलेस्टे ने घबराते हुए पूछा। सेलेस्टे, मैं ठीक हूँ। जब साहिल बात कर रहा था तब भी उसके मुंह से खून बह रहा था। तभी लिविंग रूम के बाकी लोगों को समझ आया कि क्या हुआ है। जैसे ही वे उन दो लोगों को देख रहे थे जो गंभीर रूप से घायल थे, वे बेहद हैरान थे। एक सेंट वास्तव में भयानक था। नेक के शब्दों से एल द रेड जैसा सॉवरेन रैंकर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। नेक, तुम इरिडेसेंट सेक्ट में हो, अपने घर में नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इरिडेसेंट सेक्ट के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हो? नोवा ने नेक को घूरते हुए जोर से सवाल किया। आपने ऐसा क्यों कहा, लेडी ड्रीम? मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें स्टार किंगडम में एक सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए। इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख के रूप में आपके लिए यह न जानना असंभव है। सेलेस्टे ने सीधे मेरा नाम पुकारने की हिम्मत की और मुझ पर चिल्लाई भी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से मेरा अपमान कर रही थी। इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। क्या इसमें कोई समस्या है? भले ही उसकी गुरु आ जाएं, मैं फिर भी सही रहूंगा, नेक ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। अभी हमला करने के लिए उसे कोई पछतावा नहीं था।
जहां तक उस युवक साहिल को गलती से प्रभावित करने की बात है, नेक ने ये जानबूझकर किया था। उसकी राय में उस छोकरे ने उसे देखने पर सम्मान का कोई संकेत नहीं दिखाया था, और चूंकि वह सेलेस्टे के साथ इतना परिचित था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह नेक का अपमान भी कर रहा था। सेलेस्टे वह महिला थी जिस पर नेक की नज़र थी। भले ही वह स्वच्छ नहीं थी, फिर भी कोई और उसे छू नहीं सकता था, भले ही वह अब उसे नहीं चाहता था। इसके अलावा साहिल जैसा लड़का उसकी आंखों में एक चींटी की तरह था। नेक चाहे उसे जैसे भी देखे, साहिल पर गुस्सा था और इसीलिए उसने उसे भी सबक सिखाया। ठीक है, मैं भी तुम्हें सीधे तुम्हारे नाम से पुकारूंगी। क्या तुम मुझे भी सबक सिखाने जा रहे हो, नेक? उस समय नोवा अगबबुला थी। वे वास्तव में एक सेंट का अपमान नहीं कर सकते थे, लेकिन वह स्थिति पर भी निर्भर करता था। क्या पृष्ठभूमि वाले और बिना पृष्ठभूमि वाले लोगों को समान व्यवहार मिल सकता था? उदाहरण के लिए, नेक जैसा प्री सेंट एक सेक्रेट सेंट के सीधे वंशजों का सामना करते समय अपमानित होने पर भी हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अन्यथा दूसरा पक्ष उसे मारने का बहाना ढूंढ लेता। इरिडेसेंट सेक्ट सेलेस्टे का समर्थन कर रहा था और उसके पास समर्थकों के रूप में 4 सेंट रेल्म प्रतिष्ठित बुजुर्ग थे। इसलिए नेक के लिए सम्मान का कोई संकेत दिखाए बिना सीधे हमला करना बहुत ज्यादा था। अध्याय 1518। वे चीजें समान कैसे हैं? वे लेडी ड्रीम के साथ तुलना कैसे कर सकती हैं? आप इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हैं और आप मेरे ही स्तर पर हैं। सेलेस्टे कौन है? वह सिर्फ एक बुजुर्ग है, तो उसे मेरा नाम पुकारने की क्या योग्यता है? नेक ने सहजता से उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं कि एल्डररेड की गुरु एरा हैं, जो प्रतिष्ठित बुजुर्गों में से एक हैं? मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने उसे सिर्फ एक छोटा सा सबक सिखाया और मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वरना क्या आपको लगता है कि वह अब खड़ी हो सकती थी? साहिल को सहारा देते हुए सेलेस्टे पहले ही चल पड़ी थी। साहिल का चेहरा पीला था, जैसे वह गंभीर रूप से घायल हो। नेक, तुम बदमाश! तुमने मेरी सहमति के बिना मेरी निगरानी करने के लिए मेरे शरीर में एक माइंड सीड लगाया। अब जब मैंने इसे हटा दिया है, तो तुम्हारी इरिडेसेंट सेक्ट में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत हुई। क्या तुम्हें लगता है कि सेंट जो चाहे कर सकते हैं? आज मैं अपनी गुरु को बाहर बुलाऊंगी, ये देखने के लिए कि क्या वह तुम्हें इरिडेसेंट सेक्ट में गड़बड़ करने की अनुमति देंगी। सेलेस्टे ने अपने दांत भींचे और नेक को घूरा। उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया। इस बदमाश ने इतनी अचानक हमला करने की हिम्मत की। न केवल उसे चोट लगी, बल्कि नेक ने साहिल को भी चोट पहुंचाई। आज चाहे जो भी हो, वह अपनी गुरु एरा से आगे आने के लिए कहेगी। सेलेस्टे को विश्वास नहीं था कि उनके व्यापक गुरु शिष्य संबंधों के बाद उसकी गुरु आंखें मूंद लेंगी। साहिल इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहा था। ओह सेलेस्टे, मैं आखिरकार तबाही से बच गया। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने उसे सीधे डांट भी दिया। क्या तुम ऐसा करके मुसीबत मोल नहीं ले रही हो? चूंकि हम उसे हरा नहीं सकते, क्या हम लो प्रोफाइल नहीं रह सकते? जब हम पर्याप्त मजबूत हो जाएं और 10 गुना या 100 गुना अधिक बल के साथ वापस लड़ सकें। तुम्हें उसे उकसाने की क्या जरूरत है? अगर यह आदमी थोड़ा और बल प्रयोग करता है, तो मेरा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। उस समय मेरी रक्षा के लिए मेरी माइंड पावर अनिवार्य रूप से उजागर हो जाएगी। साथ ही साहिल ने सेलेस्टे के शब्दों में कुछ सुना। पता चला कि नेक ने सेलेस्टे के शरीर में माइंड सीड छोड़ दिया था। उसने अपनी आंख के कोने से नेक की ओर देखा और चुपके से इस आदमी को अपने दिल में याद कर लिया। नेक साहिल को मौका न दे तो बेहतर है, वरना साहिल आज जो हुआ उसके साथ साथ माइंड सीड के मामले का बदला 100 गुना जरूर लेगा। इस समय साहिल को स्टार किंगडम में जंगल के कानून का एहसास हुआ और उसे शक्ति की लालसा हुई। इसलिए इस आपदा से सुरक्षित रूप से गुजरने के बाद उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द बहुत पैसा खर्च करना होगा, ताकि बहुत सारे लेविश पॉइंट्स मिल सके और जितनी जल्दी हो सके एक सेंट बनने का प्रयास करना होगा, ताकि वह नेक से बदला ले सके। इस समय साहिल तैयार था और नेक के एक और शॉट लगाने का इंतजार कर रहा था। उसकी राय में सेलेस्टे ने उसे उसके चेहरे पर डांटा था, इसलिए नेक के स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं करेगा। इस बार यह निश्चित रूप से पहले से अधिक गंभीर होगा। हालांकि जिसकी साहिल ने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि नेक ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने एक अप्रिय भाव के साथ सेलेस्टे की ओर देखा और एक भयावह स्वर में पूछा, सेलेस्टे, क्या तुम मौत ढूंढ रही हो? नेक द सेंट की धमकी का सामना करते हुए सेलेस्टे बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सीधे उत्तर दिया, हाँ, मैं मौत ढूंढ रही हूँ। नेक, अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे मार डालो। अगर तुम नहीं मारते तो तुम डरपोक हो, एक बुज़दिल। साहिल अवाक रह गया। सेलेस्टे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? क्या वह नहीं समझती कि जो भाग जाता है वह फिर से लड़ने के लिए जीवित रहता है? वह नेक को उकसाना जारी रखती है, भले ही वह जानती है कि वह अजेय है। केवल एक मूर्ख ही ऐसा कुछ करेगा। अध्याय 1519। साहिल को पता नहीं था कि सेलेस्टे वास्तव में बहुत समय से खुद को रोक रही थी। जब से उसे पता चला था कि नेक ने उसके शरीर में माइंड सीड लगाया है, तब से वह खुद को रोके हुए थी।
यदि नेक की सेंट रेल्म की ताकत का डर नहीं होता तो उसके स्वभाव के साथ वह उससे सवाल करने के लिए सीधे उसके पास चली गई होती। अब नेक इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के दौरान उससे माफी की मांग कर रहा था। सेलेस्टे अब इसे और सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह ये भी जानती थी कि नेक उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने दिल की सारी हताशा निकाल दी। नेक सेलेस्टे की बातों से दंग रह गया। वह भी अब थोड़ा हिचकिचा रहा था। निश्चित रूप से वह उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने पहले ही इरिडेसेंट सेक्ट की लक्ष्मण रेखा को छू लिया था। यदि वह अभी सेलेस्टे को मार देता और इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों को सचेत कर देता तो नेक नहीं जानता था कि क्या वह यहाँ से जीवित निकल पाएगा। हालांकि चीजें इस बिंदु तक बढ़ गई थीं और सेलेस्टे ने उसे कोसने के लिए उसकी नाक पर इशारा किया था, इसलिए वह आंखें नहीं मूंद सकता था। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें वे 2 उपपत्नियां भी थीं जिन्हें उसने चुना था। यदि नेक ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और बात बाहर फैल गई तो वह पूरी तरह से अपमानित होगा। वह सेलेस्टे को नहीं मार सकता था, लेकिन वह उसके बगल में मौजूद छोकरे को मार सकता था। वह सेलेस्टे के सामने उस छोकरे को मार देगा ताकि उसे पता चल सके कि अगर उसने उसे नाराज किया तो उसके साथ क्या होगा। सेलेस्टे, तुमने खुद यह मांगा है। मुझ पर निर्दयी न होने का आरोप मत लगाना। नेक द्वारा ये वाक्य पूरा करने के बाद उसके शरीर की ऊर्जा फट पड़ी, जिससे कमरे में मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फिर से बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उसी समय नेक गायब हो गया। साहिल का दिल बैठ गया। उसकी माइंड पावर अनायास ही उसके शरीर से बाहर निकलना चाहती थी। ओह नहीं, मैं उसका निशाना हूँ। जब साहिल नेक से निपटने के लिए सभी साधनों का उपयोग करने ही वाला था, सेलेस्टे ने उसे पकड़ लिया और आगे बढ़ी, साहिल को रोकते हुए। फिर अचानक सेलेस्टे के सामने एक आकृति दिखाई दी जिसने नेक को रोक दिया। वह इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख नोवा थी। नोवा और नेक के आमने सामने खड़े होने के साथ चारों एक सीधी रेखा में खड़े थे। उसके पीछे सेलेस्टे थी और सेलेस्टे के पीछे साहिल था। नेक, मुझे फिर से कहने दो, यह इरिडेसेंट सेक्ट है, तुम्हारे लिए लापरवाही से काम करने की जगह नहीं। नोवा ने अपने सामने नेक की ओर देखते हुए कहा। नोवा, आप इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हैं, इसलिए मैं आपके साथ एक साथी की तरह व्यवहार करता हूँ। लेकिन आप मुझे निशाना बनाना जारी रखती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मेरी, नेक सिमंस की कोई सीमा नहीं है? नेक के दिल में गुस्से का एक गोला जल रहा था और उसके पास उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। नोवा उसके सामने खड़ी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। यदि वह अपनी सारी ऊर्जा निकाल देता तो नेक यहाँ मौजूद सभी को तुरंत मार सकता था। हालांकि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने सेलेस्टे को साहिल की इतनी रक्षा करते देखा तो इससे साहिल को मारने का नेक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अध्याय 1520। चूंकि आप जानती हैं कि मैं प्रमुख हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इरिडेसेंट सेक्ट है और मैं आपको यहाँ लापरवाही से काम नहीं करने दूंगी। क्या आपने सेलेस्टे को मुझे डांटते हुए सुना? बेशक, मैंने उसे सुना। वह महज एक सॉवरेन रैंकर है, लेकिन वह इस तरह एक सेंट का अपमान करने की हिम्मत करती है। अगर यह खबर बाहर फैली तो यह न केवल मुझे शर्मिंदा करेगी बल्कि स्टार किंगडम के सभी सेंटों को भी शर्मिंदा करेगी। उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया है कि वह एक सेंट का अपमान नहीं कर सकती। मुझे एक सेंट के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखनी है, नोवा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। मुझे आज सेलेस्टे को मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वह अपने पीछे वाले छोकरे की इतनी परवाह करती है, इसलिए मुझे आज उसे मारना ही होगा और उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाना होगा। नेक ने उन दोनों के पार देखा और उसकी आंखें पीछे की ओर साहिल पर टिकी थीं। उसे आज उस छोकरे को मारना ही था। सेलेस्टे ने साहिल की जितनी अधिक परवाह की, नेक उसे उतना ही अधिक मारना चाहता था। जब साहिल ने नेक की बात सुनी तो वह दंग रह गया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। अब मैं मारा भी जाऊंगा। क्या ये कमजोरों का दुख है? ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर फलते फूलते हैं। जिनके पास शक्ति है वे ही अंतिम निर्णय लेते हैं। इस बारे में सोचना भी मत। नेक, यदि आप साहिल को मारना चाहते हैं तो आपको मेरे मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। मैं आपको उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। सेलेस्टे चिल्लाए। सेलेस्टे, तुम अपनी गुरु द्वारा सुरक्षित हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन ये देखकर कि तुम उस बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो, मुझे राहत मिली है, क्योंकि मैं आज उसे मार डालूंगा और तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम बदमाश। सेलेस्टे घबरा गई। वह जानती थी कि नेक उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के उसे डांटने और अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत की। हालांकि चूंकि नेक ने अपना ध्यान साहिल पर केंद्रित कर दिया, वह जानती थी कि यह बुरा होगा। वह साहिल को मिल्की वे से लाई थी और स्टार किंगडम में उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए भले ही नेक उसे मार देता, उसका कोई परिणाम नहीं होता। चाहे साहिल कितना भी प्रतिभाशाली और मजबूत क्यों न हो, उसे बढ़ने के लिए अभी कुछ समय चाहिए था। वह भी नेक द सेंट का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? सेलेस्टे ने घबराहट में सोचा।
यदि नेक गंभीर था तो अपनी सेंट रेल्म ताकत के साथ उसके लिए सेलेस्टे और नोवा की सुरक्षा के नीचे से साहिल को मारना आसान होगा। सेलेस्टे, तुमने खुद यह मांगा है। अगर तुमने मुझसे पहले ही माफ़ी मांग ली होती तो ये खत्म हो गया होता। अब जब चीजें इस स्थिति तक बढ़ गई हैं तो तुम्हें इस छोकरे की मौत की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, नेक ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। वह बता सकता था कि सेलेस्टे साहिल के लिए बहुत चिंतित थी। अगर उसने साहिल को मार दिया तो सेलेस्टे निश्चित रूप से भारी प्रभावित होने वाली थी। यही होता है यदि आप एक सेंट का अपमान करते हैं। नेक यही चाहता था। सेलेस्टे के दिल में एक भीषण युद्ध चल रहा था। उसके पास अब केवल एक ही विचार था, साहिल मर नहीं सकता था। चाहे कुछ भी हो, साहिल नेक के हाथों मर नहीं सकता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। सेलेस्टे ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली, लाल नेल पॉलिश लगे उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। उसकी मुट्ठी के दरार से खून बह रहा था लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 2 या 3 सेकंड के बाद सेलेस्टे ने एक गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, ठीक है लॉर्ड सिमंस, मैं सेलेस्टे रेड औपचारिक रूप से अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है और मैं मरने की हकदार हूँ। आपने मुझ पर माइंड सीड लगाया, यह एक आशीर्वाद था और मुझे इसके लिए आपको दोष नहीं देना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़े व्यक्ति बनेंगे और मुझे क्षमा करेंगे। मैं भविष्य में फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी, कृपया हमें जीने दें। सेलेस्टे के पीछे खड़े साहिल को झटका लगा जब उसने सुना कि सेलेस्टे ने क्या कहा। सेलेस्टे, एक दृढ़ और ईमानदार महिला, वास्तव में उस बदमाश नेक से माफ़ी मांगी ताकि साहिल जीवित रह सके। हालांकि सेलेस्टे ने यह सब शुरू किया था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी साहिल को इस समय बुरा लगा। मुझे वास्तव में अपनी जान बचाने के लिए एक महिला को माफ़ी मांगते हुए देखने की ज़रूरत है। नेक, ओह नेक, तुम आज मुझे मार डालो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें बहुत जल्द इसका हजारों गुना बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। साहिल ने कभी किसी को इतनी बुरी तरह मारने की इच्छा नहीं की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।